Hi friends, today we'll start a new series that is specimen question paper of ICSE 2023 एग्जामिनेशन। मतलब जो आने वाले एग्ज़ाम है उसी का स्पेसिमेन क्वेश्चन आ चुका है ICSE बोर्ड की तरफ से। अब हम उसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे एंड उसी के रिलेटेड हर एक कंसेप्ट को भी एक एक करके याद कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ऑलरेडी नया बोर्ड आप लोगों के लिए रेडी है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम चैप्टर जीएसटी। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये सारा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है पहली बात, ठीक। तो डिटेल में नहीं जाना है, बट हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट रफली ये सब कैलकुलेशंस आप लोगों को करना पड़ेगा। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है SGST पेड बाय ए कस्टमर टू दी शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल व्हिच इज प्राइस्ड एट ₹500 इज ₹15। मतलब एक कस्टमर ने एक प्राइस को परचेज किया, ठीक, एंड उसी का जो परचेज प्राइस था दैट इज कितना था? 500। ओके, एंड GST उसको कितना देना पड़ता है? दैट इज SGST 15 रुपीज़। क्लियर? अगर SGST उसको 15 रुपीज़ देना पड़ता है, पहले ये 15 रुपीज़ 500 का कितना परसेंटेज है वो निकाल देते हैं, फिर हम चेक करेंगे GST कितना होगा। अगर SGST वो 15 रुपीज़ दे रहा है तो पहले ये GST रेट कितना है। ओके, SGST रेट निकालने के लिए, उसका रेट निकालने के लिए मतलब 15 रुपीज़ 500 का कितना परसेंटेज है, कैसे करेंगे? सिंपल 15/500 कर लो इनटू 100। ओके, 20 कैंसिल, 5 3 जा 15। मतलब SGST हमारा 3% है। अगर SGST 3% है, इसका मतलब GST उसका डबल होगा, या फिर GST का हाफ होता है SGST। इसलिए अगर SGST 15 रुपीज़ विच इज़ 3% ऑफ आवर परचेज प्राइस मीन्स 500, मतलब यहाँ पे GST रेट कितना होगा? 3% का डबल दैट इज 6%। ओके, तो ऑप्शन में मिल जाएगा 6%, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। व्हेन द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इन शॉर्ट हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता है D, ओके, विच इज B² - 4AC। स्क्वायर रूट कैलकुलेशन करते टाइम ये D यूज होता है, ओके, बट इसका कुछ नेचर है। कैसा नेचर है? मतलब जैसे कि रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, या फिर इमेजिनरी, तीनों नेचर को डिस्कस करेंगे। बट हमारे यहाँ पे आंसर जो पूछ रहा है उसी को हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। ओके, पहली बात, अगर B² - 4AC क्या हो सकता है? B² - 4AC या तो इन शॉर्ट लिख रहा हूँ D = 0 हो सकता है, ओके, और एक कंडीशन है >0 हो सकता है, और एक कंडीशन है <0 है। तीनों कंडीशन बोल देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है हमारा रियल एंड इक्वल आता है D = 0 के लिए, ठीक है। रियल एंड इक्वल आता है D = 0 के लिए, बट ये >0 के लिए क्या आता है? व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट D मीन्स B² - 4AC इज >0, इन दैट केस द रूट्स आर रियल एंड, यहाँ पे इक्वल के बदले आ जाएगा अनइक्वल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। एंड व्हेन D इज <0, इन दैट केस द डिस्क्रिमिनेंट D इज इमेजिनरी। क्या होता है? इमेजिनरी होता है। ओके, तो ध्यान रखना, अगर रियल एंड इक्वल बोला है =0, रियल एंड अनइक्वल बोला है >0, इमेजिनरी बोला है <0। पूछा था एक, डिस्कस कर लिया हमने तीनों का तीन। अब अगर x - 1 इसका एक फैक्टर है तो a का वैल्यू निकालो। हमें पता है अगर कभी किसी नंबर किसी का फैक्टर है, जैसे कि 15 का अगर 3 एक फैक्टर है, तो उस केस में जो हमारा
रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। ओके, यहाँ पे 3 15 का फैक्टर है, क्लियर, 3 15 का क्या है, फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आता है। ये थोड़ा सा याद कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन के पास। अगर ये हमारा डिविडेंड है, इससे हम x-1 के साथ इसको डिवाइड करेंगे और बोला ये फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, एंड हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके इसका आंसर निकाल देते हैं। ओके, जब रिमाइंडर 0 कहता है तब हम क्या करते हैं, ये जो डिवीजर होता है x-1, ओके, उसको यहाँ पे लाइन, ठीक है, ये है बिट नंबर 3। ओके, x-1 हो जाता है 0 के बराबर, दिस इम्प्लाइज x आ जाता है हमारा 1। हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन दिया है f ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ x जो दिया हुआ है 2x² माइनस ax माइनस 1, यहाँ पे x के बदले जब मैं 1 लगाता हूँ, x के बदले 1 लगाऊंगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, f ऑफ 1 लगाने से 2 इंटू एक्स के बदले 1 लगा दिया माइनस a इंटू 1 माइनस 1, f ऑफ 1 लगाने से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 माइनस a माइनस 1, दिस इम्प्लाइज 2 माइनस 1 क्या होता है, 0 को 0 लिख लो, ये माइनस a को मैं इस तरफ ले आता हूँ, प्लस है 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब a का वैल्यू हो गया हमारा 1। समझ में आया कैसे हो रहा है। अगर f ऑफ x ये है एंड x-1 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, दैट्स वाई x-1 क्या होता है, फैक्टर होता है। जब फैक्टर होता है हम रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो x-1 को 0 करते हैं, x का वैल्यू जितना भी आएगा f ऑफ x में x का वैल्यू वही लगा देंगे, तो फिर हमारा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करते करते a मिल जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक मैट्रिक्स है, सीधा मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है और पूछ रहा है मैट्रिक्स, ये पे जो मैट्रिक्स छोड़ा है ये मतलब x लिखा है, इसका ऑर्डर चाहिए हमें। ओके, इसका क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है, मतलब उसका ऑर्डर चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने का टाइम हमें एक रूल फॉलो किया जाता है। ओके, तो रूल क्या होता है, रूल ये होता है अगर ये एक मैट्रिक्स है, ये और एक मैट्रिक्स है एंड द प्रोडक्ट जो PQ लिखा है, तीनों के बीच एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है, यहाँ पे समझते हैं, लाइन बिट नंबर 4। अगर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला सिर्फ इसको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर एक मैट्रिक्स है एंड उसका जो ऑर्डर है, उसका जो ऑर्डर है वो कौन सी ऑर्डर में है, m इंटू n ऑर्डर में है। ध्यान रखना, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n ऑर्डर में है। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, कलम्स। जैसे कि अगर इसका ऑर्डर में बताऊं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रो है, ये पहला रो, ये सेकंड रो, ओके, एंड 2 कलम है, तो इसका ऑर्डर होता है 2 बाई 2। क्लियर। वैसे ही यहाँ पे m रेफर करता है रो को, n रेफर करता है नंबर ऑफ कलम्स को। अगर इस मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर mn है हमने मल्टीप्लाई करा और एक मैट्रिक्स b जिसका ऑर्डर क्या है, np होना चाहिए, इसका ऑर्डर np होना चाहिए, फिर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है, अगर ये ऑर्डर mn में है, ये np होना ज़रूरी है। क्यों, इसका जो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कलम्स, ये जो कलम्स एंड इसका रोज सेम होना चाहिए। क्लियर, ये पहला कंडीशन। एंड जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट m इंटू p ऑर्डर में आएगा। कौन सा ऑर्डर में, m इंटू p ऑर्डर में आएगा। ठीक है, समझ में आया। कंडीशन ये है, 3 मैट्रिक्स A B C
ए मैट्रिक्स के साथ अगर बी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहली कंडीशन ये है, ये जो n है नंबर ऑफ कॉलम्स बी का नंबर ऑफ रोज के साथ सेम होना चाहिए, ठीक है। बी का नंबर ऑफ रोज के साथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो बी का नंबर ऑफ रोज के साथ ए का नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए, तब जाके हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये m इंटू पी फॉर्म में मिलेगा। तो m कहाँ से आया, m आ जाता है यहाँ से, एंड p कहाँ से आया, इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे, ठीक। अब हमारे ये जो पहला मैट्रिक्स है ये कौन सी ऑर्डर में है, 2/2, तो a हमारा 2/2 ऑर्डर में है, क्लियर। इनटू b हमें फाइंड आउट करना है, तो छोड़ दो इसको। c हमें दिया हुआ है pq, ओके। pq जिसका 2 रो है, ये एक रो, ये और एक रो, एंड ये होता है एक कलम, ओके। तो c मैट्रिक्स में 2 रोज एंड 1 कलम्स अवेलेबल है। अब हमें b मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कैसे मिलेगा, पहला रूल क्या है, ये दोनों सेम होना था, मतलब ये अगर 2 है तो यहाँ पे 2 रोज होना कंपलसरी है, ठीक। इसको इसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब b का जो सेकेंड पार्ट है, मतलब नंबर ऑफ कलम्स, प्रोडक्ट की नंबर ऑफ कलम्स के साथ बराबर है। अगर ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, सीधी बात है, ओके। एंड यहाँ पे ऑलरेडी ये भी सेम है, समझ में आया। तो ये पहला रो मिला जो फर्स्ट मैट्रिक्स था उसी के कलम के अकॉर्डिंग, इसका कलम मिला प्रोडक्ट के कलम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा जो आंसर होगा 2/1 ऑर्डर, वही हो जाएगा x का क्या आंसर, जिसका ऑर्डर होना चाहिए 2 इंटू 1, ठीक है। कौन सा ऑर्डर होना चाहिए, 2/1 ऑर्डर में ये सेकंड मैट्रिक्स जो x वो होना चाहिए, ताकि ये रिजल्ट हमारा इस ऑर्डर में आएगा। इसका ऑर्डर क्या है, 2/1 है, ठीक है, ओके। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ये सारे क्वेश्चंस किस में है, एपी में है। अगर एपी में है तो फिर ये बताओ कि उसका 8th टर्म कितना होगा, ओके। तो हमें पता है ये जो पहला टर्म है दैट इज ए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इससे इसको अगर माइनस करेंगे, ठीक, तो ए हमारा यहाँ पे 57 है, ओके। 54 से 57 माइनस करेंगे तो डी मिलेगा, कर लेते हैं माइनस, दैट इज -3। हमें पता है जो 8th टर्म होता है T8, T8 कैसा होता है, a प्लस 7d, ओके। तो a हमें पता है 57 प्लस 7 इंटू डी पता है -3, ये हो जाएगा कितना, 57, 7 - 3 21, तो 57 से 21, 7 - 1 6, 5 - 2 3, दैट मीन्स द 8th टर्म ऑफ दिस AP इज 36, ठीक। तो ये था पहला 5 क्वेश्चंस। फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट PQ, पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है PQ इज इनवेरिएंट अबाउट x इक्वल्स टू P अंडर रिफ्लेक्शन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज A डैश। पहली बात ये, अगर ये इनवेरिएंट है तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा A डैश वही सेम रहता है PQ, लेकिन होता है कैसा है वो मैं बता दूँ, ठीक। तो किसी भी पॉइंट का जो भी हम रिफ्लेक्शन निकालते हैं, मान लो जो A दिया गया है, जो A हमें दिया गया है, A का वैल्यू हम मान लेते हैं 1 2, एंड इनवेरिएंट अंडर x इक्वल्स टू P, x इक्वल टू P मतलब अगर A का वैल्यू PQ है तो यहाँ पे P जितना होगा वही सेम वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 लाइन के साथ इसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, एंड उसी का रिफ्लेक्टेड पॉइंट निकालते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में जो हमारा क्वेश्चन है इसको ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाता है हमारा x डैश, ये हो जाता है हमारा y एंड y डैश, क्लियर।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए जो पॉइंट 1 2 होगा, मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 इतने में काम बन जाएगा। A12 x1 y2 ये पॉइंट होगा, मतलब अब हम इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालते हैं एंड विच इज़ इनवेरिएंट। पहली बात फिर से बोल रहा हूँ, अगर इनवेरिएंट है मतलब वेरी नहीं कर रहा है, चेंज कर रहा है, एंड वो हमें बोल रहा है x इक्वल टू पी। x इक्वल टू पी मतलब यहाँ पे x का वैल्यू, p का वैल्यू हमारा 1 है, x इक्वल टू 1 के बराबर यहाँ पे जो लाइन खींचेंगे वो कौन सा लाइन होगा, एंड उसी लाइन के साथ हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। x इक्वल टू 1 कौन सा लाइन होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट फिक्स है, 1 ही रहेगा। y कोऑर्डिनेट को हम 0 लगा सकते हैं, -5 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। x इक्वल टू 1 रहेगा, मतलब अगर मैं x 2-4 पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल टू 0, फिर से x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू -1। तो सॉरी, x फिक्स रहेगा ना, x 1 सबके पास होगा, ठीक है। y 0 3 -1, तो ये कौन सा लाइन होगा, x1 y 0, x1 y 0 यहाँ पे होगा ये पॉइंट, x1 y3, x1 y3 ये पॉइंट होगा, ठीक। x1 y1 ये पॉइंट होगा। अगर मैं ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करूँगा, अगर ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ तो हमें ये लाइन मिल रहा है, एंड हमें जो पॉइंट फिक्स किया था दैट इज ए, ये पॉइंट ये लाइन में रिफ्लेक्ट करेगा। ऑलरेडी ये पॉइंट उसी लाइन में प्रेजेंट है, तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा, तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड इमेज होगा वही होगा ए डैश व्हिच इज ऑल्सो 1 2। समझ में आया। जब भी हम कोई भी पॉइंट को उसी लाइन, वो पॉइंट जिस लाइन में प्रेजेंट है उसी लाइन से रिफ्लेक्ट करेंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड इमेज जो आएगा ए डैश व्हिच इज इक्वल टू ए मीन्स 1 2। अब हमारा पी क्यू जो यहाँ पे था उसका जो रिफ्लेक्टेड इमेज होगा ए डैश व्हिच इज ऑल्सो पी क्यू, ओके। एंड और कुछ कंडीशन से वो भी मैं बोल देता हूँ, जब कोई पॉइंट हम लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, ओके, तो ये पॉइंट होता है 0 1 0 2 0 3 0 4, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये सारे पॉइंट्स कब इनवेरिएंट होते हैं, जब हम उसी पॉइंट्स को क्या करते हैं वाई एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं। ध्यान रखना, कोई भी पॉइंट जिसका ऑर्डर होता है 0 वाई एक्सिस का कुछ वैल्यू होता है 0, मतलब वो सारे पॉइंट्स एक वाई एक्सिस के ऊपर हैं, इसलिए एक्स एक्सिस का पार्ट 0 है, एंड ये सारे पॉइंट वाई एक्सिस के अंडर इनवेरिएंट होते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन करने से वही सेम पॉइंट आता है। इनवेरिएंट मतलब वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं होता है, क्लियर। अब कोई भी पॉइंट हम इसके ऊपर लेते हैं, ये जो पॉइंट्स होता है -1 0, -2 0, -3 0, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट्स होता है ये सारे पॉइंट्स इनवेरिएंट होते हैं, कब, रिफ्लेक्टेड अंडर एक्स एक्सिस। जब हम ये पॉइंट्स को वही खुद एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट करेंगे वो हो जाता है हमारे लिए इनवेरिएंट, मतलब वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x0 जो पॉइंट्स होते हैं, x0 को हम ये कह सकते हैं 4 0 3 0, ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं अंडर एक्स एक्सिस। जब हम उसी सेम एक्सिस, ये जो पॉइंट जिस एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है उसी एक्सिस के साथ जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं, ठीक। और एक तीसरी बात, जब हम ओरिजिन को रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, ओरिजिन के साथ, तीनों के साथ रिफ्लेक्ट करने से इनवेरिएंट होता है, क्योंकि ये तीनों एक्सिस में आता है, एक्स में भी आता है, वाई में भी आता है, ओरिजिन में भी आता है। तो 0 0 जो पॉइंट होता है वो इनवेरिएंट होता है, कब, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, ओरिजिन में, ठीक। क्लियर कंसेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट बोल रहा है, ये एक फिगर है एंड दोनों फिगर के बीच सिमिलैरिटी के बारे में क्वेश्चन है। बोल रहा है अगर ए बी सी डी ई एफ के साथ सिमिलर है तो ये बताओ कौन से टाइप होता है सिमिलैरिटी का। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये BC 3 cm है, व्हिच इज
मतलब EF उसका 6 टाइम्स है, यहाँ पे AB 4 cm है, DE जो है 24 उसका भी 6 टाइम्स है, एंड ये 90 है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों साइड का रेशियो क्या, BC बाय EF, BC बाय EF इज इक्वल्स टू AB बाय DE, हाँ या नहीं? क्यों? BC होता है हमारा 3, EF होता है 18, इसका रेशियो क्या आता है 1/6। सेम आता है AB मतलब 4, DE मतलब 24, इसका रेशियो भी आता है 1/6। क्लियर? एंड यहाँ पे ये दोनों साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल है, BC एंड AB का इंक्लूडेड एंगल क्या है, B है, DE एंड EF का इंक्लूडेड एंगल E है, ये दोनों 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल साइड सिमिलैरिटी से बन जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विथ सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 120। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ रहा है, दिया है कोन का वॉल्यूम कितना 120। तो हमें पता है जो सिलेंडर एंड कोन होते हैं ये दोनों थोड़ा सा रिश्तेदारी में आता है। कौन सा रिश्ता होता है दोनों के बीच? जो सिलेंडर होता है, पिक्चर कर लेते हैं फिर। ये होता है सिलेंडर, ये भाई साहब होते हैं हमारा क्या, कोन। ठीक, ये दोनों के बीच बड़ा अनोखा रिश्ता है, प्यारा रिश्ता। ये कहता है कि मेरा वॉल्यूम होता है πr² एंड तुम्हारा वॉल्यूम कितना होगा, मेरा जितना उसका 1/3, कितना 1/3 ऑफ πr²h। मतलब मेरा अगर 60 होगा तो तुम्हारा 60/3 20 होगा। अब यहाँ पे ये दिया गया है 120 किसका, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये बोला है मेरा 120 है भाई साहब, तो फिर तुम्हारा क्या होगा, अगर इसका 120 है तो इसका क्या होगा 3 गुना होगा 360। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है। अगर कोन का है 120, दोनों का सेम बेस रेडियस एंड हाइट, तो फिर जो सिलेंडर होगा उसका 3 गुना होगा। अगर सिलेंडर देगा तो उसका 1/3 होगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं बिट नंबर 9 के पास। थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। 9 बिट कहता है, क्या कहता है, -8 लेस देन इक्वल्स टू 2x लेस देन 8 है, एंड हमें x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, -8 लेस देन, बीट नंबर 9, -8 लेस देन इक्वल्स टू 2x, सीधा आंसर करता हूँ, एंड 2x लेस देन 8, इसको ऐसा लिखा जाता है। 2 पार्ट में मैंने इसको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब पहली पार्ट, ये जो -8, 2 को मैं इस तरफ ले जाऊँगा, -8/2 लेस देन इक्वल्स टू x, एंड ये x इक्वल टू 2 उस तरफ जाएगा तो 8/2 होगा। दिस इम्प्लाइज -8/2 होता है -4 लेस देन इक्वल्स टू x, एंड x लेस देन 4। अब हम इस दोनों को मिला के लिखेंगे। x आता है हमारा -4 एंड उसी के साथ इक्वल, उसी x आता है 4 से छोटा। अब हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट निकालेंगे। सोल्यूशन सेट निकालने के लिए अगर मैं सीधा लिखूँगा, आंखें बंद करके आंसर अगर तुम लिखोगे तो फिर इसका हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर थोड़ा सा आंखें खोल के लिखोगे, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। ठीक, तो आंखें खोलने से पता चलता है ये भाई साहब सिर्फ होल नंबर में आते हैं। अगर होल नंबर में आते हैं तो फिर ये जो नेगेटिव वैल्यूज है ये हमारा सोल्यूशन में नहीं आएगा। ध्यान रखना, एक्साइटमेंट में मत किया करो। x बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स, मतलब ये 4 हम हटा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन देख के हम खुश हो जाते हैं और सोल्यूशन करते टाइम लगाते हैं टिक। ओके, तो हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू सेट W, मतलब 0 1 2 3। ठीक है, इसलिए मिस्टेक्स मत करना। अब हो गया आंसर क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द राइजिंग फ्रॉम द
ईस्ट, सन का राइज करने का प्रोबेबिलिटी अगर पी एस है तो वैल्यू ऑफ पी एस क्या होता है? जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हमें क्या करना पड़ता है? नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे जो सन है वो सिर्फ एक ही आउटकम में आएगा, सिर्फ ईस्ट में ही राइज होगा, कभी वेस्ट में जाता नहीं है वो, ठीक है। इसलिए इसका नंबर ऑफ आउटकम्स भी 1 है, क्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होगा? 1 के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिट नंबर 12। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जी दिया हुआ है, ए बी सी तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है। पूछ रहा है ए का वैल्यू है, ए कहाँ पे है? यहाँ पे जो वर्टिसेस में एक मिसिंग है, कौन मिसिंग है? ए मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू निकालेंगे। पहली बात, सेंट्रोइड होता क्या है? जब एक ट्रायंगल में, किसमें? एक ट्रायंगल में, ये हो गया ए हमारा, बी सी, ठीक। सेंट्रोइड होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मेडियंस। भाई मेडियंस क्या होता है? मेडियंस जब हम ए पॉइंट से बी सी का मिड पॉइंट को कनेक्ट करूँगा, ये हो जाएगा हमारे लिए मेडियन। बी पॉइंट से ए सी का मिड पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ, ये हो जाता है हमारे लिए और एक मेडियन। वैसे ही सी पॉइंट से ए बी का अगर मिड पॉइंट को कनेक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड मेडियन। क्लियर? ये जो पॉइंट मिला हमें, ये होता है हमारा सेंट्रोइड। क्या होता है हमारा? सेंट्रोइड, जिसको हमेशा जी लेटर से इंडिकेट किया जाता है। एंड इसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 6 7। क्या है? 6 7। अब बात आता है ए बी सी दिया हुआ है, ए दिया है ए 5, बी दिया हुआ है 7 9, सी दिया हुआ है 5 7। एक डायरेक्ट फार्मूला आता है, अगर फार्मूला लगाएंगे तो आंसर चुटकी में आ जाएगा। है तो शॉर्ट क्वेश्चन, लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला कहता है जी पाने के लिए, ये पूछ रहा है हमें ए, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट में आता है। तीनों वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाय 3 करेंगे तो फिर ये जी का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बाय 3 करेंगे तो x मिल जाएगा। x1 x2 x3 कौन है? ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इसमें x1 मतलब a प्लस x2 मतलब 7 प्लस x3 मतलब 5 बाय 3 करेंगे तो हमें g का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा विच इज 6। इसको सॉल्व करना आसान है। a प्लस 12 बाय 3 इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू 3 6 4 18 माइनस 12 विच इज 6। तो ये हो जाएगा हमारा 6। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है लेकिन अभी नहीं चाहिए, इतने में काम हो जाएगा। और एक बात याद रखना, ये जो सेंट्रोइड होता है ए जी एंड जी डी के जो रेशियो होता है दैट इज़ 2:1। हर एक जो मेडियंस ड्रॉ किया है हमने, हर एक का रेशियो 2:1। जैसे कि सी जी जी एफ का रेशियो भी 2:1, बी जी का रेशियो भी 2:1 होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये कहता है ए डी बी हमारा 35 है, मेंशन है ए डी बी 35। एक्स निकालो अगर ए सी तुम्हारा डायमीटर है। अगर ए सी डायमीटर है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा है उसी को, जो डाटा दिया गया है उसी के साथ उसका रिलेशन बनाएंगे। ओके, अगर बन जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, कोशिश करेंगे। ठीक, ए डी बी 35 एक्स पूछ रहा है, ध्यान से देखना। ए डी बी एंड ये जो एक्स है इसके बीच तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम जो क्वेश्चन है उसी को पकड़ के चलेंगे। भाई साहब बी ए सी हमारा एक्स है, कौन से आर के ऊपर बेस है? ध्यान से देखना, बी सी आर के ऊपर सिचुएटेड है बी ए सी। अच्छा, बी सी आर के ऊपर और कोई एंगल है क्या? नहीं है, ड्रॉ कर देंगे। बी सी आर के ऊपर और एक एंगल है, देखना बी डी सी। बी
डी सी में इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक, ओके। बी डी सी हमारा सेम होगा x, क्यों? क्योंकि एक आर्क के ऊपर जितना भी एंगल बनता है वो सारे इक्वल होते हैं। तो बी ए सी एंड बी डी सी दोनों क्या होते हैं? बी ए सी एंड बी डी सी दोनों x के बराबर होगा, ठीक है। अगर मुझे बी डी सी मिल जाता है तो फिर बी ए सी भी मिल जाएगा। ध्यान से देखना, ये जो ए सी डायमीटर है, ए सी डायमीटर के ऊपर ए डी सी जो एंगल बन रहा है उसका वैल्यू 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल ए डी सी होता है हमारा 90 डिग्री। कैसे होता है? क्योंकि ये अगर डायमीटर हो गया तो फिर ये हो गया हमारे लिए सेमी सर्कल, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड एक सेमी सर्कल के ऊपर जो पेरीफेरल एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। मतलब ए डी सी अगर 90 है तो ये 35 चला गया, ये कितना हो जाएगा? 55 होगा या नहीं? 35 प्लस 55 90 होता है, ओके। अब अगर ये 55 है तो ये 55 है, समझ में आया? ये होता है हमारा आंसर फॉर x, समझ में आया? ऐसी डायमीटर है इसलिए ए डी सी क्या होगा हमारा सेमी सर्कल के ऊपर बेस्ट एंगल होगा एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये 35 है, रेस्ट 55, ये 55 तो ये भी 55, क्लियर। अब इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज n प्लस 3, तो पहला 3 टर्म्स निकालो, ये तो बहुत ईजी है। अगर nth टर्म n प्लस 3 है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1 प्लस 3, सेकेंड टर्म क्या होगा? 2 प्लस 3, थर्ड टर्म क्या होगा? 3 प्लस 3, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 3 6, सिंपल, ख़त्म, ओके। चलते हैं एक्स भी के पास। द मीडियन ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग। इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से दिया है ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या? अगर जब ग्रुप डाटा हमारे पास होता है उस टाइम हम क्या करते हैं? एक फ्रीक्वेंसी को लेके एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, ओके। इसका आंसर होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये होता है ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन डी में है, ठीक है। एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम और क्या कहते हैं? इसको नहीं लिख के ओगिव भी बोल सकता है, ये ऑप्शन भी आएगा, या तो फिर ये होगा आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ओगिव आएगा, ठीक। अच्छा, अब मेरा काम ख़त्म। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, ये बच्चों वाला सवाल है, इसलिए इसी का आंसर यहाँ पे जो x है इसका वैल्यू कितना होगा ये आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। तो पहला नंबर 1 का हमने 14 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, एक क्वेश्चन आपकी कमेंट वर्क है। होप क्लास आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।